नमस्कार, मैं हूं अजितेश और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। 13 नवंबर वो तारीख जो हर राजनीतिक पार्टी के जहन में फिट हो गई होगी, लेकिन हमारा मकसद राजनीतिक पार्टियों को 13 नवंबर की तारीख बताना नहीं है। हमारा मकसद है 13 नवंबर की तारीख वोटर्स को याद दिलाना, आम जनता को। उत्तर प्रदेश की वो जनता जिनके यहां पर उपचुनाव होना यानी कि 9 सीटें, वो इस 13 नवंबर की तारीख को कहीं लिख ले, या दीवार पर, कहीं कैलेंडर पर, या अपनी डायरी में, या अपने मोबाइल के रिमाइंडर में नोट कर लीजिए 13 तारीख। इस दिन आपको हिसाब करना है। जो लोग भी आपसे वोट मांगने आए, कोई भी हो, उनसे सवाल करना है 13 नवंबर से पहले, और 13 नवंबर को वोट की चोट कर देनी है। अब बात सियासत की भी होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। सभी लोग इसका जिक्र कर रहे थे, चर्चा थी, सियासत गर्मा रही थी, और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तारीखों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को जो उपचुनाव है उसके लिए वोटिंग होगी, लेकिन 10 नहीं, बल्कि 10 में से एक कम हो गई, 9 सीटें रह गई। 9 सीटों पर वोटिंग होगी। एक सीट जो इन 10 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट थी, जिस पर सभी की नजरें थी, जो प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था, वो था मिल्कीपुर। लेकिन मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं होगा। जो चुनाव होना था वो अभी नहीं होगा। उसके पीछे का कारण भी आपको बता देता हूं। दरअसल मिल्कीपुर में 2022 का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उस समय के परिणाम को चुनौती दी गई हाईकोर्ट में गोरखनाथ बाबा की तरफ से, और उस समय अवधेश प्रसाद जीते थे। तो वो अभी कोर्ट में मामला है, इसलिए अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन मिल्कीपुर के साइड से हट जाने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत से जो तेजी थी, जो गर्माहट थी, वो कम हो जाएगी। नहीं, 9 सीटें भी हैं, और ये वो 9 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात में एक एक करके सेट हुई पड़ी है, और हर राजनीतिक पार्टी इनको लेकर अपने अपने प्यादे बिछा चुकी है। शय और मात का खेल चल रहा है। बस आज से यह खेल और तेज हो जाएगा, जो चलेगा 13 तारीख तक, क्योंकि 13 को तमाम कोशिशें जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जाएंगी उत्तर प्रदेश की सियासत में, 13 तारीख को उन सब की कमान आ जाएगी आम जनता के हाथों में, और जनता करेगी वोट की चोट, ये देखकर, ये सोचकर कि किसने हमारे लिए क्या किया, कौन हमें बता रहा है, कौन हमें गलत समझा रहा है, और कौन हमारे लिए खड़ा है, और कौन हमारा विरोधी है। तो 13 तारीख को जनता वोट की चोट करेगी। उत्तर प्रदेश में इस ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। इन 9 सीटों पर जमकर सियासत अब और ज्यादा होगी। यहां पशुपेश जनता के लिए कुछ नहीं, जनता को तो वोट कर रहा है, पशुपेश है राजनीतिक पार्टियों के लिए। वो इसलिए, अब आप गणित समझिएगा उत्तर प्रदेश की सियासत का। 10 सीटों पर पहले उपचुनाव होना था। 10 सीटों में 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए। 10 सीटों में से 6 सीट, जिनमें एक मिल्कीपुर थी। अब मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा तो ये खत्म हो गई, बची 5, यानी कि 6 में से समाजवादी पार्टी के 5 प्रत्याशी भी मैदान में। अब 10 में से चूंकि 9 पर हो रहा है, तो 5 प्रत्याशी पहले ऐलान हो चुके हैं, बचते हैं 4। अब इन 4 सीटों में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी कितनी सीट देगी, ये बड़ा सवाल। दूसरी तरफ वही बात एनडीए गठबंधन के लिए आ जाती है।
10 सीटें थी, मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का सवाल थी, लेकिन मिल्कीपुर अब नहीं है इस चुनाव में, तो 9 सीटें रह गई। अब इन 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, निषाद पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सुभाषपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरएलडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह अभी तय होना है। मेरे हिसाब से अब बहुत जल्दी तय हो जाएगा। हालांकि शायद भारतीय जनता पार्टी इस समय को बखूबी समझ रही थी और इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले ही, 2 दिन पहले ही दिल्ली में यूपी बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें खबर यह आई थी कि आरएलडी को सीट दी जाएगी, निषाद पार्टी को भी सीट दी जाएगी। मतलब जो अपने हैं उन्हें कतई किसी भी तरह से नाराज नहीं किया जाएगा, बल्कि अपने साथ रखा जाएगा, उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ऐलान कर ही चुके हैं कि कांग्रेस को अपने साथ रखेंगे। हालांकि उससे पहले जिस वक्त 6 प्रत्याशियों का ऐलान किए थे, तब कांग्रेस के ही प्रदेश प्रभारी और महासचिव अविनाश पांडे ने कहा था कि हमें तो कोई जानकारी नहीं है, हमें तो कोई खबर ही नहीं दी गई, हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई, हमसे तो पूछा भी नहीं गया, हमें तो बताया भी नहीं गया। अजय राय का बयान आ गया। इस बयान के बाद उन्होंने कहा हम साथ हैं। यह बयान आया अखिलेश यादव के बाद। तो समस्या जो है वो कई और है, एक तीसरा पक्ष और है। बात करना जरूरी है इसलिए कर लेते हैं। बीएसपी उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टी है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से राजनीति में कमाल छोड़िए, राजनीति में अपनी भूमिका भी साबित नहीं कर पा रही है वो पार्टी, और इसीलिए शायद उपचुनाव से हमेशा दूर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी अब उपचुनाव लड़ रही है। कहानी उसके पास भी वही है, 10 सीटों पर चुनाव होने थे, 9 पर होंगे। अब देखना है प्रत्याशी कौन कैसे कहां पर सेट किया जाता है या अदला बदला जाता है। तो बड़ी सियासत दिलचस्प हो गई है उत्तर प्रदेश की, बड़ी रोचक हो गई है। और हमेशा से चूंकि उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत को जिसने समझ लिया, उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज जिसने पकड़ ली, वो समझो दिल्ली पहुंच गया। मतलब इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, ये बड़े 2 नाम है राजनीति के, और भी बड़े नाम है। सबने ये कहा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होते जाता है, भैया इस बात को समझे रहिएगा। तो चलिए वक्त को जाया ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं खास चर्चा। आज के खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। मनोज मिश्रा है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट है लखनऊ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज मिश्रा जी। और नावेद शिको है हमारे साथ, ये भी वरिष्ठ पत्रकार है। नावेद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, तो आ गया समय जिसका इंतजार चूंकि आप कर रहे थे, राजनीतिक पार्टी कर रही थी, अब आ गया। लेकिन ये मिल्कीपुर जो है फिलहाल नहीं है लिस्ट में, 9 सीटें हैं। जी जी, असली चुनौतियां क्या क्या हैं, या कुछ है ही नहीं चुनौती? देखिए सुरेश जी, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भ्रामक प्रचार के चलते समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन को बड़ा खुली। हाँ, बाद के समय में इनका असली चेहरा जनता के सामने आता गया। ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। बलात्कार से लेकर के नकली नोट छापने तक। आवाज बढ़ाइए विवेक जी की। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आप बोलिए सर, आपकी आवाज बढ़वा रहा था थोड़ी। हाँ बोलिए। जी, बलात्कार से लेकर नकली नोट छापने तक में ये लोग लिप्त हैं। और जिस तरह से जनता को समझ में आ रहा कि इनको ताकत देने से ये प्रदेश को अराजकता की तरफ ही ले जाएंगे, ऐसे में जनता समाजवादियों को देखना नहीं चाहती।
भारतीय जनता पार्टी के अपने काम के दम पे, हाँ, अपने नेताओं की विश्वसनीयता के दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, हाँ, इस उपचुनाव में पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे समझने की कोशिश भी करूंगा कि आखिरकार, चलिए ठीक है, विपक्ष पर कई आरोप हैं आपकी तरफ से, लेकिन आपकी तैयारी कितनी, ये भी समझने वाली बात होगी, आपसे समझेंगे। अशोक तिवारी जी, सुन लिया आपने विवेक जी को। अब मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि विपक्ष में ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में दरअसल विपक्ष में जो बड़ी भूमिका में है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो बीएसपी है वो उतनी बड़ी भूमिका में नहीं है विपक्ष के तौर पर। तो ऐसे में जब ये उपचुनाव का शंखनाद हो गया, एक तरह से बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद से, कब तारीखें मिलेंगी, कब चुनाव होगा, अभी हो गया है, कैसे और मुश्किल क्या क्या है? अशोक तिवारी जी। जी 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 बोलिए सर। जी अंतर जी, कोई भी चुनाव बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही दिल लगा करके लड़ा जाता है, और हम भी तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से। हम भी पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है। समाजवादी पार्टी मैदान में पूरी तरह से है इस समय। और मैदान कैसा है? ऐसा मैदान है जिसमें जनता खुद ब खुद हमारे साथ है, और जनता ये समझ रही है कि जो कुछ भी होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उसको राहत मिलेगी, उसे निजात मिलेगी। जो कुछ भी होगा वो समाजवादी पार्टी 27 में जब सरकार बनाएगी तब उसको राहत मिलेगी, ऐसा जनता समझ रही है। और उसी ताकत से जनता हमारे साथ है। जनता इनको सबक देना चाहती है। इस उपचुनाव में कुछ होना नहीं है, सरकार का भी बनना बिगड़ना नहीं है उपचुनाव से। उपचुनावों से जनता भाजपा को एक संकेत देना चाहती है, एक सबक देना चाहती है कि हम आपके साथ नहीं हैं, आपके तौर तरीके हमें पसंद नहीं है। जो नफरत आप फैला रहे हैं, जिस तरह से आपकी पुलिस निष्क्रिय है उत्तर प्रदेश के अंदर, दंगे तक भड़क रहे हैं, यहाँ तक कि जो पुलिस की निष्क्रियता से हमारे जो उत्सव होते हैं उनमें भी रंग में भंग पड़ रही है, वो भी सही सलामत हम नहीं कर पा रहे हैं, और जान माल की सुरक्षा नहीं है। पुलिस की व्यवस्था से आज बहराइच में ये हालत हुई है कि आज जान माल वहां पर सुरक्षित नहीं है, और पुलिस बिल्कुल ही जो है निष्क्रिय है। पुलिस एकदम निष्क्रिय है। सच्चाई ये है, आपके एक चौकी प्रभारी के विलंबन से कुछ नहीं होता है। सच्चाई ये है कि आपको चौकस होना चाहिए, आपको चौबंद होना चाहिए, और परिंदा भी पर ना पार सके। जो योगी शासन इतनी एकदम भरता है कि हम जीरो टॉलरेंस करते हैं, उसके बाद इतना कैसे छूट दे दी उसने पुलिस को कि पुलिस निष्क्रिय हो गई, और इतनी बड़ी घटना कर दी। ये इसकी जिम्मेदारी योगी शासन की है, प्रशासन की है। प्रशासन लचर है, फेल है, अपनी जगह पर खत्म था। मैं समझ गया था अशोक जी, मैं इस बात को समझ गया था। और चूंकि जब ये अभी 2 दिन पहले सब कुछ हुआ बहराइच के अंदर, जो भी तस्वीरें निकल कर आई, वो इस बात को देखकर तो मैं समझ गया था कि दरअसल ये मसला जो है ये यूं ही शांत नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। मतलब सबकी जुबान पे तो इसलिए होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना घटे, और ये सियासत तो इस पर भी होगी, ये जाहिर सी बात है। आ रहा हूं सर मैं आपके पास, मनोज मिश्रा जी। ये घटना दरअसल अजय जी इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, ये हृदय विदारक घटना है, और इसी घटनाओं का जो जन्म देती है भाजपा अपनी निष्क्रियता से, अपने जो है काम न करने से, और जो है फिर बाद में एक कलर देती है इसका एक बेजा कलर देती है, जो कलर इस देश के लिए और प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। जी प्लीज, जनता समझती है। अशोक जी प्लीज डोंट माइंड, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, डोंट माइंड, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मंगेश यादव के परिवार से जो जिस तरह से मुलाकात हुई थी अखिलेश यादव की तत्काल, ये रामगोपाल मिश्रा के परिवार से अभी होनी है क्या 1-2 दिनों में, कि हो गई है? देखिए हर चीज की विसंगतियां अलग अलग होती हैं, हर चीज का समय अलग अलग होता है। जो होगा सामने आ जाएगा आपके, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। सच्चाई ये है कि जो हो रहा है वो जनता समझ रही है। जनता जान रही कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और जनता ये भी समझ रही है उसे क्या करना है। ठीक है, जनता ये भी समझ रही है, आप समझ रही है। अब खैर ज्यादा दिन इसके लिए रुकने की जरूरत है नहीं, 13 नवंबर तो नजदीकी है, जाहिर सी बात है। मनोज मिश्रा जी, ओवर टू यू सर। ये आपने सुन लिया की मार और बेरोजगारी की जनता झेल रही है, उसका जवाब देने जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, ओके सर, ओके, आ रहा हूँ सर।
मनोज मिश्रा जी सर, ओवर टू यू। ये पूरी स्थिति में अगर हम देखें, आपने अशोक जी को सुन लिया, उसके पहले विवेक जी को आपने सुना, दरअसल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सर मुद्दा क्या है, या समझ लिया जाए अभी जो दो राजनीतिक पार्टियों के दो प्रवक्ताओं के बयान आए, समझ लिया जाए कि हाँ मुद्दा यही है? नहीं, देखिए जी, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इन 10 सीटों के उपचुनाव में, जिसमें एक नहीं बल्कि 9 सीटों का उपचुनाव होने जा रहा है। हाँ। जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पे, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीटों पर आरएलडी जो भाजपा के समर्थन में है। तो अपनी पुरानी सीटों को बरकरार रखना या बचाए रखना, ये चुनौती सरकार की भी होगी और मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव की होगी। तो लेकिन एक बड़ी बात नजर आ रही कि मायावती इस उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उनको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तो चुनाव के मद्देनजर हम बात करें तो अब दूसरी तरफ चूंकि अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन की बात लगातार कर रहे हैं, अगर कल के उनके बयान देखे, आज के उनके बयान देखे, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, कांग्रेस प्रमुख नेताओं की बात करें, तो वो पहले फ्रंट फुट की बात करें, लेकिन हरियाणा परिणाम आने वाले झारखंड या महाराष्ट्र के जिस तरीके विधानसभा चुनाव में है, उसी तरीके से उसका असर उत्तर प्रदेश के इस 9 विधानसभा चुनाव सीटों पर भी गठबंधन के नजरिए से रहेंगे। बिल्कुल, सीटों के बंटवारे की बात हो या ना हो, तो 37 इसलिए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम को रिपीट करने की जिम्मेदारी दोनों की होगी। बल्कि ये कहें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा जिस तरह से लगातार 2022 में रिपीट हुई योगी जी के नेतृत्व में, तो इस 9 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें, जो बड़ा अहम है, अगर गाजियाबाद में चुनाव हो रहा है तो कानपुर में भी हो रहा है, अम्बेडकर नगर में भी हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश अगर बानगी की बात कर ले तो इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के मौजूदा स्थिति की बानगी भी देखने का तेजी मिलेगी। तो भाजपा के पास गाजियाबाद हो गया, मझवा हो गया, खैर हो गया, फूलपुर हो गया, सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो 13 नवंबर की वोटिंग, 23 नवंबर का परिणाम और उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों को उपचुनाव, ये कहीं न कहीं अखिलेश वर्सेज योगी या योगी वर्सेज अखिलेश, या ये कह सकते हैं कि सरकार वर्सेज विपक्ष। लेकिन उस विपक्ष में चुनाव से पहले चुनाव परिणाम जी, लेकिन उस विपक्ष में जो है वो कांग्रेस और बीएसपी की उतनी भूमिका दिखती नहीं जितनी समाजवादी पार्टी की दिखती है। खैर, नावेद शिको जी सर, पहला सवाल यही है, चूंकि अभी हम पहला फर्स्ट रिएक्शन सभी से ले रहे हैं, इस चुनाव में मुद्दा क्या है सर, और किसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? और देखिए, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसकी उम्मीद नहीं थी। हम लोग लोकसभा से पहले ये मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कई अन्य राज्यों में जो नुकसान उठाएगी उसकी भरपाई यूपी से होगी। उत्तर प्रदेश भाजपा का सबसे बड़ा किला, सबसे बड़ी ताकत का सबसे बड़ा जनाधार, योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व बड़ा मजबूती से बड़ा जनाधार के साथ में यूपी में स्थापित है। राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा का नुकसान नहीं होगा और बेहतर तरीके से जीतेगी, अन्य राज्यों में जो नुकसान होगा उसको कवर कर लेगी। लेकिन इसके विपरीत हम सबका विश्लेषण फेल हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी अद्भुत होती है, उसके मन में क्या है उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम सब फेल हो गए थे लोकसभा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। भाजपा यहाँ से हारी, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो सबसे मजबूती से स्थापित थी उत्तर प्रदेश में, वहां बुरी तरह से हारी। अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ और यही कारण था कि बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी, अकेले बूते पर भाजपा सरकार ने। अब उसके बाद में अंदाजा लगाया जा सकता था कि जाहिर सी बात है कि भाजपा यहाँ लोकसभा के नतीजों को अगर देखा जाए, भाजपा कमजोर हो गई है। इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं मान सकते, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि हरियाणा के नतीजे आकर एक नई सूरत उन्होंने पेश कर दी, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मिजाज लगभग एक जैसा है। हरियाणा भी कृषि प्रधान है, उत्तर प्रदेश भी है, दोनों पड़ोसी है। यहाँ भी जाटों का बड़ा वोट है, वहां भी जाट बाहुल है। यहाँ भी पिछड़ी जातियों का खेल चलता है, वहां भी पिछड़ी जातियों का पॉलिटिकल गेम चलता है। वहां भी किसान है, वहां भी नौजवानों का वोट
जो है वो मुख्य भूमिका में रहता है, यहाँ भी रहता है। तो हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती और मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस के बारे में अच्छी राय भी दी जा रही थी, लेकिन भाजपा जीत गई। उस जीत का कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा के नजर आएगा और नजर आना भी चाहिए है। क्योंकि हरियाणा ने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि दलित पूरे तरीके से बीजेपी के हाथ से निकल गया है। हरियाणा ने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि अग्निवीर का नुकसान, अग्निवीर को लेकर हर तरफ नाराजगी है। हरियाणा ने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि किसान पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी से विश्वास खो चुका है। यानी भारतीय जनता पार्टी को एक कॉन्फिडेंस मिला है और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 9 सीटों पर, उसमें भाजपा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ेगी, अधिक से अधिक सीटें जीतने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी भी एक बड़ी ताकत के तौर पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछला लोकसभा चुनाव बहुत अच्छे से जीती है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, जो आज चुनावी घोषणा के बाद जो हुई है, मैं मुख्य बात जो मुझे लगता है आने वाले चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा, मुद्दा बिल्कुल बदल जाएगा। और मिल्कीपुर का चुनाव की तारीख रुकना, इसका तकनीकी कारण भले ही बता दे आयोग, याचिका की बात कर दे, लेकिन इसका संदेश दूर तक जाएगा और ये बताने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी कि भारतीय जनता पार्टी डट गई। और ये जो आरोप लगते रहे कि आयोग कठपुतली है, सरकार के इशारों पर काम करती है, क्योंकि जैसा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारने के बाद पूरे देश में संदेश दिया जाए या हिंदुत्व का गुब्बारा जो है अब नहीं चल पाया, अयोध्या भाजपा हार गई, ज्यादा देर क्यों करनी सर, पूछ ही लेते ना। ये सारी चीजें मिल्कीपुर सीट ऐसी थी जो लोकसभा में ये संदेश दे सकती थी। विपक्ष इस मुद्दे को प्रभावशाली ढंग से सामने इंतजार साबित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी घबराई हुई है और उसे दलित वोट बैंक का। ठीक है सर, अब इंतजार नहीं होता, पूछ ही लेते हैं ना। अशोक तिवारी जी बैठे ही हैं, आप समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अशोक जी, अब बताई दीजिए जो बात कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कह दे, मैंने कंफर्म कर लेते हैं ना अभी क्या कह रहे हैं। जी जी जी, ये क्या रहा असली वजह मिल्कीपुर की? अभी शुक्र जी जो अपनी बात कह रहे थे, उनकी बातें बहुत कुछ सही थी, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में जो बोल रहे थे अभी, हरियाणा जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं है। भले तमाम चीजें मिलती हो, किसान हो, जाट हो, आज नौजवान हो, सारी बातें मानते हैं उनकी, लेकिन यहाँ की स्थिति वहां जैसी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश और कांग्रेस ने हरियाणा में इस्तेमाल ही नहीं किया अखिलेश यादव को। मैं बता रहा हूँ, बहुत विनम्रता से रख रहा हूँ, बहुत विनम्रता से, क्योंकि जनता के दरबार में हम लोग जाते हैं और जनता के साथ काम करते हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं, उसी अनुसार अपना प्लान बनाते हैं। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश का पीडीए ही नहीं, पीडीए तो है ही, पीडीए के साथ साथ सब सामान्य उत्तर प्रदेश में जो है, जो किसान है, किसान सभी जातियों में है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं। मिल्कीपुर प्लीज सर, मिल्कीपुर को पहले क्लियर कर दीजिए अशोक जी प्लीज। आशा भरी निगाह से देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ। ये मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, यहाँ का माहौल बहुत फर्क है, हरियाणा से कोई लेना देना है उत्तर प्रदेश का। मिल्कीपुर पर क्लियर कर दीजिए। मिल्कीपुर की बात जहाँ तक है, वहां तक मिल्कीपुर हमारा है, अपना है, वहां की जनता हमारी अपनी है। जब चुनाव होगा तब हम जीतेंगे। अभी चुनाव होने से रोक रही है भाजपा या नहीं चाहती चुनाव करना, किसी को तो डरी हुई है ही, वो तो डरी हुई है ही। अयोध्या की हार पचा नहीं पा रही है, अयोध्या की हार से तिलमिलाई हुई है। आज मिल्कीपुर में गदा हारेगी, इसलिए उसको अभी रोक रही है। अब मैं इस पर विवेक जी से प्रतिक्रिया ले लूं अशोक जी, उससे पहले एक चीज और क्लियर कर दीजिए। मैं विवेक जी से पूछूंगा, अब चूंकि जब आप अभी कह दे रहे हैं कि ये मिल्कीपुर को लेकर भाजपा डरी हुई है, जाहिर सी बात है ये दबाव जो है चुनाव आयोग पर आपके हिसाब से, इसलिए चुनाव रुकवा दिया गया। फिर 9 सीटों के परिणामों पर आप भरोसा ही नहीं करेंगे, इसका मतलब? 9 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं, 9 की 9 सीटें हम जीत रहे हैं। हाँ अजितेश जी, हाँ, भाजपा बुरी हारने जा रही है इस बार। हाँ, मतलब अगर आप जीत रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। आपको लगता है मतलब चुनाव आयोग पर भरोसा बरकरार है ना? अरे चुनाव आयोग पर भरोसा हम क्यों नहीं करेंगे, हमेशा करते हैं। अब चुनाव आयोग कुछ गलतियां करता है, कुछ कमियां करता है, तो उसकी आलोचना भी करते हैं। हाँ ठीक है, विवेक जी ओवर टू यू। उसके बाद मनोज सर आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी देखिए अखिलेश जी,
बड़ा दुख होता है देख करके जब पढ़े लिखे लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं। किसी सीट को लेकर के 2022 से कोई अर्जी उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, उस पर अगर चुनाव आयोग वहां पे चुनाव नहीं करा रहा है तो उसको भी शान करके भारतीय जनता पार्टी के सर पे मलने की कोशिश की जा रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय पे क्या टिप्पणी करूं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पे क्या टिप्पणी करूं। 9 सीटों में इन्हें चुनाव हो रहा है, वहां चुनाव आयोग के ऊपर अभी इन्हें संदेह नहीं है। एक जहां विधि प्रक्रिया के तहत से चुनाव रोका गया उस पर इनको चुनाव आयोग की कार्रवाई पे संदेह है। अभी जब चुनाव हारेंगे तो फिर चुनाव आयोग को चिकरा फोड़ेंगे। ये जो इस तरह का इन लोग के रोने की जो आदत पड़ गई है, चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, कभी भी ये हार को स्वस्थ तरीके से स्वीकार ही नहीं करते। हरियाणा में देख लीजिए, परिणाम आने के बावजूद भी युवराज कह रहे हमें हार को स्वीकार नहीं है। हम कारणों की समीक्षा करें, भाई समीक्षा करो, परिणाम को स्वीकार तुमको करना ही पड़ेगा। हमने भी लोकसभा चुनाव में जनमत के निर्णय को स्वीकार किया और उस हिसाब से तैयारी की। तो परिणाम पक्ष विपक्ष दोनों आ सकते हैं, उसके लिए लोकतंत्र में स्वस्थ तरीके से उसको स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। और हर विषय को संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। 9 जगह चुनाव होने जा रहे हैं, परीक्षा हो जाएगी। किसमें कितना दम है, बहुत दिन दूर नहीं है। 13 नवंबर कोई बहुत दूरी की समय नहीं है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है विवेक जी, मैं आता हूँ। मनोज सर, चूंकि समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है पीडीए का नारा जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले लगा रही थी, परिणाम आ गए लोकसभा चुनाव के तो उनके हिसाब से उनका पीडीए का नारा सक्सेसफुल हो गया और आगे भी उसको कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन इन्हीं में से अब हालांकि इसमें अगर मिल्कीपुर हटा दी जाए, जो 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने ऐलान की थी, 6 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान किए थे, मिल्कीपुर इनमें से हटा दें तो अभी सर देखिए करहल से तेज प्रताप, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, कटहरी से शोभावती वर्मा, मजवा से ज्योति बिंद। ठीक, ऐसे में ये पीडीए कितना जो है प्रत्याशियों के चयन को लेकर ध्यान रखा जाता है, और इस उपचुनाव में चूंकि 9 सीटों की जब बात हो रही है तो पीडीए कितना आपको दिखता है कि हाँ वाकई में कारगर हो सकता है उपचुनाव में इन प्रत्याशियों के साथ? गठबंधन हमेशा चुनाव परिणाम और भविष्य को लेकर के टिकता है, रुकता है और चलता है। पूर्व हम लोगों ने इस बात को देखा है, आपने देखा है। लेकिन अभी साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे कि किससे कौन प्रभावित है, मैं नावेद जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। और नावेद जी, मैं ये बात भी ये कहना चाहूंगा, देखिए झारखंड के चुनाव जो परिस्थितियां बदली उसको समझने का प्रयास करिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिणाम में भी हम लोगों ने देखा था, और हम लोग सबका कयास और अनुमान क्या था, परिणाम क्या निकला, ये उसी की चर्चा हो रही थी कि क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पे। उत्तर प्रदेश की जो परिणाम की बात कर ले, हम 37 सीटों की लोकसभा की बात कर ले, 9 की बात कर ले, आप योग दो नहीं बोलते कि मायावती 0 का 10 चली गई 19 में और अखिलेश जी 7 में गठबंधन रह के कुछ नहीं पाए थे। 17 में गठबंधन हुआ था, 19 में हुआ था, 22 में, लेकिन 24 में गठबंधन बहुत सफल रहा है। आज देश की तीसरी पार्टी अगर बन के उभरे अखिलेश यादव तो समाजवादी पार्टी बड़ी बात है जी। और रही बात जिन 9 सीटों के चुनाव हम उससे बात कर लेते हैं। 4 भाजपा के पास है, 4 सपा के पास है, 1 जो राजौत के पास है, पहले सपा के साथ में से अभी भाजपा के साथ में है। तो इसमें चुनौतियां दोनों के साथ है, लेकिन उस चुनौतियों के बारीकियों को हम समझने में भूल नहीं कर सकते, क्योंकि मायावती अगर चुनाव लड़ रही है और बेसिक जो आपका पीडीए को लेकर था, 6 सीटों की घोषित करने के बाद 3 सीटें अभी उस पीडीए को लेकर के अखिलेश जी का लगातार बयान रहा है, और कांग्रेस के साथ वो सामंजस्य चाहते हैं। प्रदेश के नेता क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चूंकि कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर की अपनी एक बॉडी लैंग्वेज, अपना एक सामंजस्य है, और वो उस सामंजस्य का लाभ दोनों पार्टियों को मिला है। जो 400 का नारा और 273 की सीट होनी चाहिए 240 पे रुकी, जिसके लिए नायडू और नीतीश के गठबंधन की जरूरत पड़ी, और एनडीए सरकार की चर्चा हम लोग लगातार देख रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश होता है बोल रहा है। इसलिए मैंने बात कही कि हम नावेद जी की बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बातें लिंक होती है। पार्टी का प्रवक्ता अपनी बात रखे, लेकिन चुनाव होता है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर पीडीओ को देखना है, अगर एनडीए नहीं सीधे हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो
पीडीए के जरिए, क्योंकि पीडीए में वोटों को ध्रुवीकरण का, अगर आप राजभर से लेकर के वो बाकी नेताओं के साथ गठबंधन करते सीटें देते हैं, चाहे वो अनुप्रिया जी हो चाहे निषाद पार्टी हो, तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन अगर 24 से सफल रहा तो इस उपचुनाव में मुझे लगता है कि अगर होता है, अगर मगर बात इसलिए कर रहे, कभी उनके कैंडिडेट ज्वाइन नहीं घोषित हुए, सामूहिक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मायावती जो को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अन्य राज्यों के चुनाव के मेन चुनाव जो तहत वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, पूरी दमखम चल रही है। अभी किसका नुकसान करती है, किसका फायदा करती है, जब तक कैंडिडेट के लिए विधानसभा चुनाव बहुत कुछ पार्टी के साथ साथ चुनाव कैंडिडेट पर भी डिसाइड होता है। लेकिन वही बात कर लें, मुस्तफा सिद्दीकी पहले विधायक रहे हैं और वो मेरा क्षेत्र, मतलब वो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, तो हम बहुत अच्छे समझते हैं कि कैंडिडेट जब घोषित हो जाएंगे दोनों दलों के पक्ष और विपक्ष के स्थितियां ज्यादा क्लियर होंगी। जी हाँ, ठीक है नावेद सर, इसी बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि मायावती का जिक्र आ गया इस बीच में, और चूंकि आज मैं आपको बताऊं ना सर, रोज जब प्राइम एजेंडा करते हैं ना तो बहुत ज्यादा चीखम चिल्ली शोर शराबा इतना मच जाता है प्रवक्ताओं के बीच में, और आज इतना मजा आ रहा है। आप जैसे दो अनुभवी लोग बैठे हैं और दोनों पार्टियों की तरफ से जो प्रवक्ता है वो भी बड़े गंभीर प्रवक्ता माने जाते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी और अशोक जी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसलिए मुझे भी सवाल जो है, अगर मैं कुछ बचकाना सवाल कर दूं तो माफी चाहता हूं नावेद सर, मनोज सर, आपसे भी, मैं आपसे बहुत जूनियर हूं सर। नावेद जी, सर अब चूंकि देखिए मायावती का जिक्र हो गया और मनोज सर ने जिक्र किया कि मायावती क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी, वोट शेयरिंग उनका भी है, कहां ट्रांसफर होता है। लोकसभा चुनाव में यही उम्मीद की जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी और विवेक जी के साथ जब बैठता तो ये मंद मंद मुस्कुराते थे। ये बीएसपी का जो चाहते थे कि बीएसपी जो चुनाव में कूद रही है ये वोट काटेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम में ऐसा नहीं हुआ। वो वोट जो था वो ट्रांसफर हो गया उल्टा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ, और उसका फायदा भी उन्हें मिल गया और नुकसान किसका हुआ, विवेक श्रीवास्तव जी की पार्टी का। उपचुनाव में क्या कोई जादू नया होने वाला है, क्योंकि कोई अभी नया कदम तो मायावती की तरफ से उठाया नहीं गया सिवाय इसके कि हम उपचुनाव लड़ेंगे। देखिए, आपने बात ये जरूर कही कि आप जूनियर हो, लेकिन जो आप जिस मोड़ पर इस डिबेट को ले आए हो तो उसकी परिपक्वता दिख रही है। मनोज जी ने जिस विषय को उठाया, जो अनछुआ विषय था, वो मुख्य इस उपचुनाव की मेन आत्मा की तरफ बढ़ा लिया है, क्योंकि मायावती को नजरअंदाज करना इस चुनाव के बिना मायावती का जिक्र किए इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये चुनाव बाइपोलर होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने जा रहा है, इन दो गठबंधनों के बीच होने जा रहा है। हाँ। लेकिन हम किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में, जैसे कि मनोज जी ने ये विषय शुरू किया और इस बात को आपने आगे बढ़ाया, हम बसपा को नजरअंदाज कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते तब जब बाइपोलर चुनाव होने जा रहा है। जी, आपने ये भी जिक्र किया लोकसभा चुनाव और इससे पहले जितने चुनाव हुए उसमें क्या रोल रहा बहन जी का। देखिए, बहन जी का यानी बसपा का रोल हो रहा पिछले 10 साल में, उसमें एक धारणा बनी रही कि बसपा को जीतना तो नहीं है, ना वो काम कर रही है उस तरह जैसे अब से 15 साल पहले, 10 साल पहले जमीन पर बसपा जमीनी काम किया करती थी। लेकिन इसका एक रोल रहा बी टीम, जो आरोप लगते रहे, विपक्ष लगाता रहा है, बी टीम है और खुद उसको नहीं जीतना है, बीजेपी को जिताना है और सपा को हराना है। इस मुद्दे पर उसने लगातार कई चुनावों में काम किया। हाँ। ये आरोप लगते रहे, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं था। लोकसभा में जैसा कि आपने जिक्र किया, देखिए पिछले कई चुनाव ऐसे हैं जहां पर कौन पार्टी है, क्या विचारधारा है, क्या मुद्दे हैं, खासतौर से लोकसभा चुनाव, ये सब गौर हो गए। मुख्य बात यह रही कि किसने कैसा कैंडिडेट उतारा और उस कैंडिडेट की जाति क्या, घर में क्या, ये सारी चीजें बड़ी प्रभावशाली रही पिछले लोकसभा चुनाव में। हाँ। और समाजवादी पार्टी जो जीत पाई अच्छी खासी सीटें, उसके बारे में कहा गया कि अखिलेश यादव ने बड़ी परिपक्वता के साथ में कैंडिडेट्स खड़े किए। उसने मुसलमानों को इग्नोर किया, उसने यादव को इग्नोर किया। हाँ। उसने पिछड़ी जातियों के कैंडिडेट ऐसे खड़े किए और ऐसा जाल बिछा दिया कि जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल गए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छे कैंडिडेट किए, उसने भी जाति की पूरी गुणा भाग की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जमीन पर बिना जाति के चुनाव लड़ा ही नहीं जा सकता है। हाँ। गुणा भाग जो है वो जाति का ही होता है। हाँ। और दोनों पार्टियां सचेत तरीके से अच्छे कैंडिडेट पेश करके लड़ी। लेकिन उस बीच में बसपा का रोल क्या रहा? बसपा ने
कुछ कैंडिडेट पर सपा को नुकसान पहुंचाना की कोशिश की, जैसे कि वो करती रही है, और कई ऐसी सीटें थी जहां भाजपा को भी नुकसान पहुंचाया। अब बैलेंस कर लिया उन तोहमतों से, जो तोहमतें लगती रही कि कहीं ना कहीं सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए बसपा लड़ती, और उसने कैंडिडेट, लेकिन यही इस उपचुनाव में भी होगा। जैसे कि मनोज जी ने कहा कि डिपेंड ये करता है कि बहन जी कैसे कैंडिडेट उतारती हैं। अब ये देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी किस जाति का, किस तरह का कैंडिडेट कहां पे उतारे हैं, और उसी सीट पर कौन बीजेपी का कैंडिडेट है, उसके सहयोगी दल का कौन कैंडिडेट है, और उस बात का मंथन करके बसपा कैसा कैंडिडेट उतारती है। अब बसपा का कैंडिडेट जो है वो किसी ना किसी वोट को पीटेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि वो किस जाति का है और किस प्रभाव का है। तो इस पर बड़ा डिपेंड करता है कि मेहरबानी किस पर होती है बहन जी की। बच्चे जीत जाए या बसपा यहाँ पे 2-4 सीटें निकाल ले, मुझे लगता है ये कहना भी बहुत ही बेहतर नहीं होगा, और इसमें शायद ये बात सही ना हो, लेकिन चुनाव में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बसपा उपचुनाव में कोई सीटें निकाल लेंगी, ये कहना मैं समझता हूँ कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है बसपा की। लेकिन बसपा का रोल बड़ा होगा, और वो वाकई क्या बीजेपी की फिर से मदद करेगी या सपा को नुकसान पहुंचाएगी, या लोकसभा की तरह वो एक पैरेलल ऐसे कैंडिडेट उतारेगी कि उसकी छवि धूमिल ना हो, और वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा ले, अपने कैडर को भी सक्रिय कर ले, चुनाव में अपनी भागीदारी भी निभा ले, और ये ना लगे कि वो भाजपा को जिताने के लिए, हो सकता है कि वो चुनाव किस तरीके से लड़े, ये भी हो सकता है कि लोकसभा के तर्ज पे लड़े कि दोनों को नुकसान पहुंचाने का, ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को नुकसान फायदा पहुंचाने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े करे। अब लेकिन यही करेगा क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, सारी पार्टियां अपने सारे कैंडिडेट्स का ऐलान कर लेंगी, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि बसपा के कैंडिडेट वाकई जीतने के लिए है, किसी को जिताने के लिए है, या किसको हराने के लिए है, तभी तय होगा। ठीक है अशोक जी, आप क्योंकि थोड़ा सा और बस इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा, फिर यहां से थोड़ा चेंज करेंगे, और भी जानकारियां चूंकि मुझे लेनी है आप लोगों से तो लेता रहूंगा। क्या अभी आने वाले समय में, चूंकि ये उपचुनाव है, लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है 2027 की विधानसभा चुनाव का, यहां से उत्तर प्रदेश के इंडिया गठबंधन में क्या बीएसपी की एंट्री होने की कोई संभावना है, या इस उपचुनाव में हो रही है क्या? क्योंकि वो तो कह चुकी हैं, आपकी तरफ से कोई बातचीत चल रही है? अभी मैं भाई नवेश सिकोर जी के समीक्षा को बहुत गंभीरता से सुन रहा था, और उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक अपनी बात रखी है, बहुत ही ब्रेन से रखी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है नवेश सिकोर जी ने कि जो है बाइपोलर इलेक्शन है। देखिए अपनी ओर से वो कोई कमी नहीं किया बोलने में, उन्होंने घुमा फिरा के बताया पूरा है, और बात भी सही कही है। जितनी समीक्षा की है बहन मायावती जी का ये उद्देश्य है कि जो है ऐसा लगे कि वो बी टीम नहीं है, ऐसा उनका उद्देश्य है। इस तरह के प्रत्याशी वो देना चाहती हैं। उन्होंने बहुत अच्छी समीक्षा करी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है, 14 से देश में शासन है, और जनता जो है पूरी तरह से समझ चुकी है कि भाजपा क्या दे सकती है हमको, भाजपा क्या कर सकती है और भाजपा क्या नहीं कर सकती है। सच्चाई ये है, अब कुछ बचा नहीं है देखने के लिए भाजपा का। जो वोटर, जो मतदाता भाजपा को पसंद नहीं कर रहा है, और बड़ी संख्या में ऐसा वोटर है, 24 में बड़ी संख्या में था, और उससे भी बड़ी संख्या में धीरे धीरे होता जा रहा है। वो वोटर, मैं भी समीक्षा कर रहा हूँ एक प्रकार से, आपका समीक्षा ही कर रहा हूँ, वो वोटर जो बड़ी संख्या में होता जा रहा है, वो वोटर ही चर्चा कर रहा है। 27 में अखिलेश आ रहे हैं जगह जगह, और जो है चुनाव भी अखिलेश जीतेंगे। ऐसी जन चर्चाएं जो होती हैं, वो जन चर्चाएं साबित कर देती हैं कि जो मायावती को पसंद भी करता है, वो इसलिए मायावती को वोट नहीं देगा क्योंकि उसको डट के हराना है। मैं तो बस भाजपा को आउट करना है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, चूंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इस वजह से ऐसा हुआ। अब चूंकि उसी ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम हरियाणा में कांग्रेस ने देख लिया, इधर जो है थोड़ा सा बचाकर आप भी चलिएगा, मतलब समाजवादी पार्टी। ठीक है विवेक जी, ओवर टू यू। देखिए स्टेज जी, जो लोग आशा लगा के बैठे बहुत समय नहीं तो वो निराश हो जाते हैं। बहन जी को आप वोट कटवा मान के चले, बीजेपी का मजार मान के चले,
उनकी ताकत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये उपचुनाव है, बसपा पहली बार उपचुनाव लड़ने जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी ताकत से लड़ेगी। इस दौरान जिस तरह से समाजवादियों का चरित्र उजागर हुआ, जनता को इनके शासन की दुर्दशा फिर से याद ताजी होगी। कोई समाजवादियों के ऊपर भरोसा करने के मूड में नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि 17 से उत्तर प्रदेश में है, 14 से देश में है, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, उस जनादेश को आप झुटला नहीं सकते। इतिहास हरियाणा का कभी कोई सरकार दूसरी बार से ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी। हमने उस इतिहास को तोड़ के एक नया इतिहास बनाया है। हाथ में किसको पकड़ेंगे इस चुनाव में विवेक जी, मंडल या कमंडल? देखिए, कमंडल और मंडल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मंडल भी हमारा है, कमंडल भी हमारा है। हमेशा कांग्रेस ने मंडल का विरोध किया, कमंडल के विरोधी हमारे सामने बैठे, तो दोनों हमारे हैं और दोनों हम लेकर के मैदान में जाएंगे। विपक्ष के पास कुछ नहीं है। विपक्ष जिन मुद्दों की बात कर रहा है वो मुद्दे जमीन पे कहीं धरातल में नहीं है। ये तस्वीर मुद्दा हवा हो गया, बेरोजगारी की बात हवा हो गई, तमाम ऐसे आरोप हरियाणा में झुटला दिए। अब उसके आगे किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। हरियाणा की जीत को हम जगह जगह बुलाएंगे और विपक्ष अभी तक हरियाणा की हार को पचा नहीं पा रहा है। जी, अब समाजवादी पार्टी तो थी नहीं खैर उसमें, इसलिए कॉन्फिडेंस अभी बरकरार है अशोक जी। और समाजवादी पार्टी थी नहीं, उनकी करने के लिए बेताब उनकी नहीं मिली। मतलब नहीं लड़े ना चुनाव, कुल मिलाकर वो कहेंगे हम नहीं लड़े। अशोक जी आप बता दीजिए, उसके बाद मनोज सर के पास जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश वाली हाल कर दिया। अच्छा, मौके लीजिए, मध्य प्रदेश वाली हाल कर दिया। बेकरार तो बहुत थे, लेकिन जब काम चलने का मौके नहीं मिला, बचा दिए बराबर पेड़ की तरह, तो हम क्या करें? ठीक है अशोक जी, आप भी क्लियर कर दीजिए फिर चूंकि इसका विश्लेषण मनोज सर करेंगे। मंडल या कमंडल, एक नहीं चुनेंगे, मुझे पता। देखिए क्लियर सब है, मुझे विवेक जी का भी पता है, आपका भी पता है। देखिए अजितेश भैया, जो हरियाणा की बात बराबर करते रहते हैं, ये जो है विवेक जी, हरियाणा में क्या हुआ उससे अगर इनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अच्छी बात है। आप बढ़ाइए, हवा में हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप हवा में हो जाएंगे और हवा में है। उत्तर प्रदेश में आप इतना कॉन्फिडेंस ला लीजिए अपना कि आप कुछ करिए, हिम्मत हाथ पे हाथ रखे बैठे रहिए और आप और भी हवा में हो जाएंगे। सच्चाई ये है। हरियाणा का, मैं बता रहा हूँ, हरियाणा का कोई भी चीज उत्तर प्रदेश से उसकी तुलना नहीं कर सकते आप। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं, इतना काफी है, नाम ही काफी है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव जी का नाम ही काफी है, समाजवादी का नाम ही काफी है। कांग्रेस साथ में है आपके इस उपचुनाव में अशोक जी? मतलब कांग्रेस साथ में है, कांग्रेस साथ में रहेगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी रहेगी, प्रदेश में भी रहेगी। कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस को तो रहना ही रहना है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, काफी है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, क्योंकि हमारे रास्ते को कांग्रेस ने अपनाया है। आज कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है। आज वो बस हो गया ना सर, मंडल मंडल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है कि उसे क्या करना चाहिए। जी हो गया ना सर, जातिगत जनगणना हो गया, सीधा मंडल। विवेक जी जल्दी से बोलिए, फिर मनोज जी के पास जा रहा हूँ। सामाजिक न्याय की बात कर रही है। कांग्रेस का साथ होना डूबने के लिए काफी है। आज कांग्रेस हमारे झंडे के नीचे है। आज कांग्रेस हमारे झंडे के नीचे है। कांग्रेस आज अपना रही है। आज कांग्रेस प्रवक्ता को होना चाहिए था चर्चा में। हमारी आज कांग्रेस प्रवक्ता को चर्चा में होना चाहिए। अशोक जी आज है नहीं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता सर, कुछ भी कहिए। राहुल गांधी जी वही बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, वही राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके 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 ओके। मनोज सर देखिए, लोकसभा चुनाव में एक बात माननी पड़ेगी और हम सब इस बात को मानते हैं कि अखिलेश यादव ने पीडीए का नाम लेकर जिस तरह से मंडल राजनीति की सोशल इंजीनियरिंग के तहत टिकट बांटे और उसके बाद जो परिणाम आए, देखिए जो परिणाम आते हैं उसको हर कोई मानता है। बीजेपी के पास लगातार कमंडल राजनीति है और
इस उपचुनाव में उसी ओर बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे अभी हाल की जो कुछ घटनाएं ऐसा कुछ करके। और इधर से जो है वो मंडल की राजनीति बरकरार है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी फिर जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे थे। पार्टी प्रवक्ता इतने अति उत्साह में है, खासकर विवेक जी बहन जी को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के सपा प्रवक्ता, पर चीजों को समझना पड़ेगा। समझने के पीछे देखिए साहब एक सवाल था मंडल का मंडल 2014 का जिक्र इसलिए होता है कि ये मंडल का मंडल घटना 91 से शुरू हुई, इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीति पिछले 35 सालों से लगातार बना। चाहे लोहिया की बात कर लें, स्वर्गीय वीपी सिंह की बात कर लें, बाकी चीजों की बात कर लें, लेकिन जब सरदार पटेल भी मोदी जी के, महात्मा गांधी जी भी मोदी जी के, और दो बार पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति, तो मुझे नहीं लगता कि विवेक जी अभी गिराना शुरू करेंगे, बहुत लंबा समय ले लेंगे। तो आज के डेट में मंडल और एक दौर वो भी था, नावेद भाई को भी याद होगा कि जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होता तो जातिगत तरीके से पोस्टर लखनऊ तक हमको आपको देखने को मिले तो होली लगी। तो ये जो चुनावी रणनीति है, चुनाव जीतना आता है, चुनावी प्रबंधन आता है, उसका मैं सीधे साधे, क्योंकि मैं हरियाणा के चुनाव में मैंने लगभग हफ्ते 10 दिन हमने वहां समय बिताया। चुनावी प्रबंधन में भारतीय जनता पार्टी का 24/7 कोई जवाब नहीं है। अब कांग्रेस अपनी गलतियां ढूंढती रहे, 3 परिणामों में चर्चा करता हूँ, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, देखते देखते भी मौजूदा स्थिति में आपके सामने हरियाणा है। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले भी अलग थी, आज भी अलग है और भविष्य में अलग होगी। अखिलेश की राजनीति बहुत सजी हुई, बहुत परिपक्व नेता जैसी है। उन्होंने 2024 में ये साबित कर दिया लोकसभा परिणाम में, लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर परिणाम आने तक, और छोटी छोटी बातें माने नहीं रखती राहुल और उनके बीच में। इसलिए 6 कैंडिडेट घोषित हुए हैं, 4 होने से मिल्कीपुर का चुनाव घोषित नहीं हुआ, जो होना है 3 बचे हैं। और कांग्रेस के सामंजस्य इसलिए बनेगा क्योंकि सपा की भी जरूरत कांग्रेस पार्टी है। वोटों का ध्रुवीकरण, वोटों का जुड़ना ही जीत और हार तय करता है। मैंने इसीलिए कहा कि गाजियाबाद से लेकर अगर कानपुर से लेकर के फूलपुर अम्बेडकर तक का चुनाव है तो ये उत्तर प्रदेश की बारगी भी है, ठीक है, 4 बड़ी लेकिन 9 सीटें। अब बहन जी को लेकर के विवेक जी की मजबूरी है, उनके लिए हमेशा साफ कॉलम रखते हैं। जैसे नारायण भाई ने बीटी की बात की, ये हम लोग नहीं करते, हम पत्रकार वही बात आपसे करते, जिन बातों को लगातार ऑब्जर्व करते और देखते आ रहे हैं। हाँ। कई बार ऐसा हुआ, विधान परिषद से लेकर राज्यसभा से लेकर की वोटिंग से लेकर के या बहिष्कार होता है, समर्थन होता है, तो मुख्य विपक्षी के रूप में यूपीए में पीडीए और पीडीए के नेता अखिलेश यादव इससे इनकार नहीं कर सकते। तो और वही है। लेकिन एक बात बोलिए कि उत्तर प्रदेश की योगी, अगर आप बाकी राज्यों की बात करते हैं, किताब हैट्रिक हुई हरियाणा में, तो नारायण दत्त तिवारी के बाद बतौर मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश में अगर कोई चुनाव रिपीट हुआ भारतीय जनता पार्टी, तो योगी के नेतृत्व में हुआ है और पूर्ण बहुमत से हुआ है। योगी जी को भी पता है कि किस तरीके से उपचुनाव में उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी तक उनकी अपनी चुनौती बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चुनौती दिल्ली, लखनऊ से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है। हाँ। ये इस चर्चा का इनकार नहीं कर सकते। अगर हम स्टार प्रचारकों की बात कर लें तो कहीं भी चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव आप देख लीजिए या अन्य चुनाव देखिए, योगी जी की भूमिका रहती है, उनके प्रोग्राम लगते हैं और स्टार प्रचारकों में है। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 9 सीटों का चुनाव है, 4-4 का मामला है। एक बीच की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ से अभी भाजपा के साथ में है, तो कैंडिडेट का हमको इंतजार करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा चीज जो है नावेद सर थोड़ा सा बता दीजिएगा इस बारे में, क्योंकि राजनीति में आज की तारीख में इसकी चर्चा है। और ये जैसा कि मनोज सर कह रहे थे कि अखिलेश यादव वाकई में बहुत परिपक्व नेता इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि दरअसल जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, अब जिन पर 9 पर हो रहा है, 1 पर नहीं हो रहा है, उनमें जो 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था 5 रह गए, 1 चला गया। अब जो सीट बच रही है वो वाली सीट बच रही है जो भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, और अब बंटवारा भी होगा तो ले जाइए, कांग्रेस को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी सीटें लेकिन पक्की कर ली। जी बिल्कुल। देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बैकफुट पे रखेंगे कांग्रेस को, और यदि हरियाणा कांग्रेस जीत गई होती तो कांग्रेस इस वक्त अखिलेश यादव को बैकफुट पर रख लेती, ये कोई ताजुब नहीं है। एक चर्चा हम लोगों ने कम की, अब तो डिबेट का समय समाप्त हो गया है। जी सर बिल्कुल बताइए। चुनाव होने जा रहा है 9 सीटों पर,
इस पर ये दो ताकतें जो है, इनका आपसी जो गठबंधन की रणनीति है, जो केमिस्ट्री है, वो कितनी मजबूत है। मैं अखिलेश यादव और कांग्रेस की बात करूंगा। पहली जो चीज ये कि इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है, मजबूती वो नहीं है जो होना चाहिए। ये बात जरूर है कि जब से इंडिया गठबंधन का स्वरूप तैयार की हुआ, उसका गठन हुआ, उसके बाद में प्रोग्रेस हुई है विपक्ष की, इस बात में कोई शक नहीं है। वो लोकसभा में अपनी अच्छी खासी सीटों पर प्रोग्रेस हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनकी आपसी ट्यूनिंग नहीं है जो हरियाणा चुनाव बताता है, जहां पर आपके साथ में आपका कोई समझौता नहीं हो पाया, 5, 7, 8 सीटों पर भी नहीं हो पाया, जैसा आरोप भी लगाया आपने और तमाम शिवसेना ने, तमाम दलों ने इस बात का आरोप लगाया कि कांग्रेस वन मैन गेम खेलती है, कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि इंडिया गठबंधन बना हुआ है। आप समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है, मानते हैं, लेकिन वो एक पड़ोसी राज्य था, वहां पर अखिलेश यादव के साथ में अगर रिक्वेस्ट कर लेते हैं राहुल गांधी, क्योंकि आपको पता होगा क्या अच्छा खासा ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है। अखिलेश यादव एक बड़े नेता है, उनका कुछ तो असर होता, उनको सिंबॉलिक वे में आप एक सीट दे देते, 30 सेकंड बचे हैं सर, रिक्वेस्ट कर लेते कि आप गठबंधन के साथी हो, तो वो फीलिंग तो कतई नहीं है इंडिया गठबंधन में। अब यहाँ पर हरियाणा हारने के बाद क्या अभी भी कोई जिद पे अड़ जाती है कांग्रेस के, नहीं हमें 3 सीट चाहिए या 4 सीट चाहिए, क्या अब वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, समझौता, ये समय बताएगा। यही स्थिति आप मान के चलिए कि बीजेपी के साथ भी है। बीजेपी में एक नया परिवर्तन आया है, आप सबने गौर किया होगा। काफी महीनों से आपस में सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ था कि एजेंडा क्या हो हमारा, जो एक समय 25-30 साल पहले आडवाणी जी में और अटल जी में था कि चुनाव राम पे लड़ा जाए या रोटी पे लड़ा जाए। इधर लोकसभा से पहले ही ये हो रहा था कि उत्तर प्रदेश ये मान के चल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुत्व पे चुनाव लड़ेंगे, और केंद्र से ये इंडिकेशन आ रहे थे कि राजभर को गोद में बैठा लो, निषाद जी की बात मान लो, अनुप्रिया को 20 सीट देना चाहिए, और ये सारे जातियों के नेता दिल्ली में परेड करते थे। लेकिन अब एकजुट हो गए, सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव लड़के ये उपचुनाव जो है उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देखेगी। नावेद सर, माफी चाहता हूं सर, चूंकि 50 मिनट का समय होता है और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, समय की कमी है सर, समय खत्म हो गया है। तो आप सबके साथ बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा चर्चा करके, बहुत बहुत शुक्रिया नावेद सर। मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है, और उस शंखनाद के साथ साथ शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश की सियासत की वो बिसात जिस पर प्यादे सेट हो चुके हैं। शय और मात की कोशिश अब कैसे, कब, कहां तक चली जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त न सफेदी की दुश्मन, हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।